आज हम डीबीएमएस के अंदर जो हमने एसक्यूएल की क्वेरीज देखी थी, ठीक है, उसमें हमने दो तीन तरह की क्वेरीज देख ली थी। तो आज हम उसमें से कवर करेंगे डीएमएल, जो कि होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, इससे पहले हम डीडीएल और डीक्यूएल कवर कर चुके हैं। तो आज हम डीएमएल की क्वेरीज देखेंगे, एसक्यूएल की कौन सी होती है। ठीक है, इसमें जो ज्यादातर जो इस्तेमाल होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें होता है इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट इनटू, इसके अलावा अपडेट और डिलीट। अच्छा, बात जगह डीएमएल के अंदर ही सेलेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, बात जगह डीक्यूएल अलग कर देते हैं सेलेक्ट के लिए, और डीएमएल में इंसर्ट इनटू, अपडेट और डिलीट को रखा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीकेकार है। तो आमतौर पर डीएमएल को इन तीनों के इर्द गिर्द रखा जाता है। ठीक है, तो बेसिक हमें ये देखना है कि डीडीएल के जरिए हमने क्या काम किया था कि डेटा बेस का जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन किया, उसमें चेंजेस करी। और अब हमें डीएमएल के जरिए क्या करना है, डेटा के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन डेटा बेस के अंदर जो डेटा है उसके रिकॉर्ड्स में, उसमें डिलीशन, इंसर्शन और अपडेशन, ये सब काम होगा। ठीक है ना। तो डीएमएल का बेसिक काम ये है कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज ना आए, बल्कि डेटा के ऊपर फर्क पड़े। इसमें हम सबसे पहले इंसर्ट को देख लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू की क्वेरी है। इंसर्ट इनटू से क्या होता है, रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, किसी टेबल में हम कुछ डेटा डालना चाहते हैं तो वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डेटा। ठीक है, पहली मर्तबा जब डेटा ऐड करना है उसमें नॉर्मली हमने मैनुअल स्कीमा के जरिए किया था, तो वो बड़ी परेशानी से करना पड़ रहा था काम। ये फास्ट तरीका भी है और हमेशा यूज भी यही होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब इंसर्ट इनटू का कमांड क्या करती है, इसके जरिए हमने इंसर्ट लिखा, स्पेस देके इनटू लिखा। अब हम टेबल का नाम दे देंगे, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर मुझे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, तो सबसे पहले मुझे स्टूडेंट्स के बाद उसके कॉलम्स मेंशन करने होंगे। फर्स्ट करो, हो सकता है उसमें कॉलम है आईडी, नेम या एज, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यूज मुझे मेंशन करनी होंगी, वो भी राउंड ब्रैकेट में हो सकता है, इसमें 2 और जो भी अली वगैरह जो भी नाम मैंने दे दिया, एज आ गई यहाँ पे, ये सेमीकोलन। ये कंप्लीट क्वेरी क्या काम करेगी, ये डेटाबेस के, ये जो स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर इंसर्ट करेगा डाटा इन 3 कॉलम्स में। ठीक है, यहां पर हमने फर्स्ट करो अगर 3 ही कॉलम है रिकॉर्ड डेटाबेस के इस टेबल में स्टूडेंट में, तो तीनों हमने मेंशन कर दिए और साथ साथ उनकी वैल्यूज दे दी। अच्छा, ये चीज जो है ना मैप हो रही है रिस्पेक्टिवली, यानी जो पहली वैल्यू दी गई है वो यहाँ पहले वेरिएबल के लिए है, दूसरी जो दी गई वो दूसरे वेरिएबल के लिए, तीसरी वैल्यू तीसरे के लिए। अब डिपेंड करता है, लाजमी बात है कि हमने स्टूडेंट के टेबल के अंदर आईडी को इंटीजर लिया होगा, नेम को वारचार और एज को भी इंटीजर, तभी हमने इस तरह से डाटा इंसर्ट किया इसमें। अच्छा, एक इंसर्ट की क्वेरी एक रिकॉर्ड इंसर्ट करती है। अगर हमें 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करने तो 4 बार क्वेरी उनकी वैल्यूज के साथ लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स में वैल्यूज रखूं, तो मुझे इंसर्ट इनटू के साथ टेबल का नाम मेंशन किया और स्पेसिफिक वो 2 कॉलम मेंशन कर दिए जिसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अब क्या होगा मेरे पास, अब इसका जो एज का कॉलम है उसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, सिर्फ इन 2 कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट होगी। ठीक है, हो सकता है यहां पे वैल्यू चेंज कर दूं, चलो तो, मगर इसके लिए जरूरी है कि एज का जो कॉलम है उसमें हमने नॉट नल का कंस्ट्रेंट ना लगाया हो। ठीक है, यानी जो जितने कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें नॉट नल का कंस्ट्रेंट नहीं है उनको हम इसमें ऐड नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसमें हमने नॉट नल का कंस्ट्रेंट ऐड किया, जैसे आईडी है, ठीक है, तो वो हमें लाजमी इंक्लूड करना है। ठीक है, उसके बगैर रिकॉर्डिंग इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि उन वैल्यूज को नल नहीं रखा जा सकता।
ठीक है। उसके बाद हम चाहें तो फिर एक डिफॉल्ट का कीवर्ड हमने देखा था, डिफॉल्ट यूज कर सकते थे कंस्ट्रेंट, ठीक है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट चाहें तो वो यूज कर लें, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि अगर हम चाहें तो सारे कॉलम्स दे दें, उनकी सारी वैल्यूज दे दें, या हम चाहें तो इसमें सेलेक्टेड कॉलम देकर उनकी वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसमें ये है कि हम इसमें इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और कोई भी कॉलम गिवन ना दें और डायरेक्टली कह दें कि भाई इसकी वैल्यूज जो है ना वो ये हैं, फर्स्ट करो जो भी है यही सेम वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है, या चलो अलग कर दो वैल्यू जो। तो लेकिन अब इसमें फर्क क्या है कि लाजमी सी बात है यहां पर हम कॉलम्स का नाम नहीं दे रहा है, सिर्फ वैल्यूज दे रहा है। तो अब इसमें हमें वो सारे कॉलम्स की वैल्यूज देनी पड़ेगी जो उस टेबल में है। अब हम अपनी मर्जी से सेलेक्टेड कॉलम्स या इनका सीक्वेंस आगे पीछे नहीं कर सकते। ये लाजमी सी बात है कि इसमें हम क्योंकि कॉलम का जिक्र नहीं कर रहे हैं इस आखिरी वाली क्वेरी में, तो हमें जिस फॉर्मेट के अंदर या जिस सीक्वेंस के अंदर वो कॉलम टेबल के स्ट्रक्चर में डिफाइन है उसी तरह से उसी सीक्वेंस से हमें ये वैल्यूज देनी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं पहले नेम दे दूं फिर एज दे दूं लास्ट में आईडी दे दूं तो वो आगे पीछे हो जाएगा, सही है। तो ये उस सीक्वेंस को फॉलो करेगा वैल्यूज जो कि टेबल के अंदर डिफाइन है जिस सीक्वेंस से, ठीक है। तो हमें वो याद रखना पड़ेगा, नहीं याद है कोई मसला है तो हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिनके जरिए हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है इसमें अपडेट। अपडेट यूज करने का तरीका क्या है? अपडेट का मतलब एडिट करना। कुछ रिकॉर्ड अगर आपने इंसर्ट कर दिया उसको बाद में आपको याद आता है कि भाई इसमें इंसर्ट कर दो, कुछ चीज अपडेट कर दो, तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे? अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट्स और फिर एक सेट का कीवर्ड जिससे पता चले कि किन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें कॉलम्स की वैल्यू अपडेट करनी है। तो सेट फर्स्ट करो एज इक्वल टू 25। ये क्वेरी क्या करेगी? स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर एज के कॉलम में, क्योंकि इसमें हमने कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी, तो सारे कॉलम्स में तो जो एज के कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स में एज 25 रहेगी, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी। हमने कहा पूरे स्टूडेंट के टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं एज के कॉलम में उन सब का जो है वो वैल्यू 25 कर दो। अगर मैं चाहूं तो मैं इसमें स्पेसिफिक कंडीशन भी दे सकता हूं, या इसमें चाहे तो मैं यूं भी लिख सकता हूं कि फर्स्ट करो एज इक्वल टू 30 और साथ यहां वेयर का क्लॉज यूज कर दूं, वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ? जिस रिकॉर्ड की आईडी 5 है, आईडी हमें पता है यूनिक कॉलम है, प्राइमरी की है, उसमें हर बार अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो हमने कहा आईडी के जरिए एक्सेस किया रिकॉर्ड को और उसकी एक रिकॉर्ड की खाली एज अपडेट कर दी, ठीक है, वेयर के क्लॉज के जरिए। हम कोई मल्टीपल कंडीशन भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक रिकॉर्ड ऊपर वाली क्वेरी क्या करेगी? सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करेगी। सेम इसी तरह मैं अगर इसमें फर्स्ट करो 15 लिख दिया मैंने, वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 20। अब 20 से ग्रेटर आईडीज जो हैं उनकी एज ये हो जाएगी, ठीक है। और मैं किसी भी तरह एंड का ऑपरेटर भी यूज कर सकता हूं, कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन भी बना सकता हूं, ठीक है। जैसे अपडेट स्टूडेंट्स सेट एज इक्वल टू, और इसके अलावा तो मल्टीपल वैल्यूज भी सेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एज को 20 कर दो और नेम को ABC कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा? मल्टीपल कॉलम्स आ गए इसमें, तो मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ अपडेट करेगा तो तमाम स्टूडेंट के टेबल के रिकॉर्ड में एज 20 जाएगी और नेम ABC आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम मल्टीपल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। यहां पे भी वेयर का क्लॉज भी यूज कर सकता हूं मैं इसमें कि वेयर आईडी इज लेस देन 10, ठीक है, या लेस देन 20 कर दो एंड आईडी इज ग्रेटर देन 10। तो 10 से ग्रेटर और 20 से लेस देन आईडी की जो वैल्यूज हैं उनके अंदर ये एज और ये कॉलम सेट है, ठीक है।
तो ये कुछ अपडेट का तरीकाकार है जिसमें हम चाहें तो अपनी मर्जी से और चेंज कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। ठीक है भाई, तो ये अपडेट का क्वेरी का तरीका चलाने का ये है। इसके बाद हमारे पास आता है डिलीट। डिलीट का क्या तरीका है? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स या जो भी टेबल का नाम है, तो जो टेबल का नाम दे दिया वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स उसके क्लियर हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये एक टेबल से तमाम रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए है। इससे बेहतर तरीका क्या है, जो कि हमने डीएमएल का ये पार्ट है, लेकिन हम चाहे तो डीडीएल वाली क्वेरी चला सकते हैं, ट्रंकेट की, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स। ये भी यही सेम काम करेगी, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा फास्ट है, ज्यादा अच्छा है कि ये यूज करो अगर तमाम रिकॉर्ड क्लियर कर लें। ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लेगा, जितने रिकॉर्ड हैं सबको रिलीव करने में, ये ट्रंकेट ज्यादा जल्दी चल जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर अप्रोच है कि ट्रंकेट यूज करो अगर सब रिकॉर्ड क्लियर करने हैं। ठीक है, ये तो थी ऐसी नॉलेज की बात। अब ये है कि अगर मैं इसमें स्पेसिफिक, ये तो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर रहा है, अगर मैं स्पेसिफिक कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो जाहिर सी बात है मुझे एक वेयर का क्लॉज यूज करके कोई कंडीशन देनी होगी। मैं कहता हूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। अब जो 5 आईडी वाला रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ये याद रखना, डिलीट के कंप्लीट रिकॉर्ड को रिमूव करता है, एक स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू चेंज नहीं होती है इससे। ऐसा नहीं कि मैं कॉलम को डिलीट कर दूं, वो तो जाहिर बात है डिलीट नहीं होगा, या तो उसमें नल वैल्यू इंसर्ट कराओ अपडेट के जरिए, या जीरो इंसर्ट करा दो इंटीजर है तो। ठीक है, लेकिन डिलीट करने के लिए पूरा रिकॉर्ड रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन दे सकते हो, कोई मल्टीपल दे सकते हो तुम कंडीशन। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 5 एंड आईडी इज लेस देन 20। ठीक है, इस तरह किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन हम दे सकते हैं। ये तरीका है डिलीट। तो अब हमने इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये तीन बेसिक जो डीएमएल की क्वेरीज हैं वो तो हमने देखी है, वो बहुत आसान है, निहायत इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तुम थोड़ा लैब के टास्क के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो और आइडिया हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। अब मेन चीज इसके बाद ये है, कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, जैसे एसक्यूएल के अंदर। अच्छा, ये अब जो डीएमएल वाला पार्ट है उसको तो या उसमें भी समझो वो भी है, एक सम का फंक्शन है, ठीक है, एक एवरेज का फंक्शन है, एक इसमें जो है ना वो मिनिमम का फंक्शन है, एक मैक्सिमम है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है, एक काउंट का है। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना कुछ, इसको यूज करने का तरीका ये कि जैसे हमने सिंपल एसक्यूएल की सेलेक्ट की क्वेरी लिखी थी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसके अंदर तमाम रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी स्पेसिफिक कॉलम का या उसकी कॉलम की मिनिमम वैल्यू मालूम करूं, तो उसे लिखने का तरीका क्या है, सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ, फर्स्ट करो एज। तो अब ये क्या काम करेगा, ये एज स्टूडेंट के टेबल में से एज के कॉलम की सब वैल्यूज को चेक करके उसमें से मिनिमम वैल्यू उठाकर वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, सेम इसी तरह हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू भी एज की आ जाएगी। ठीक है भाई, वो भी इसी तरह। इसके अलावा हम इसमें फर्स्ट करो कोई और चीज है, कोई मार्क्स हैं या कोई और सैलरी वगैरह है, या हम उसका एज का ही चलो काउंट मालूम कर लेते हैं। काउंट क्या करेगा, काउंट से ये होगा इसके अंदर कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जिनमें वैल्यूज हैं, जिसमें नल वैल्यू नहीं है, ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यूज नल के अलावा इंसर्ट हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो सही बात है, एज है, इंटीजर है, जिसके अंदर नल तो होगा नहीं, इसमें यकीनन कोई जीरो होगी या कोई ऐसी वैल्यू इंसर्टेड होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं भी इंसर्ट किया उसमें तो वो शायद नल वैल्यू शो करे। तो यहां पर नल वैल्यू के अलावा जिनमें वैल्यूज होंगी उन सब का काउंट निकाल कर वो बता देगा। ठीक है, तो इसलिए कभी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मालूम करने होते हैं हमें, तो हम काउंट लगा देते हैं आईडी के साथ। ठीक है, एज के साथ तो नहीं, आईडी के साथ, क्योंकि हमें पता है आईडी की वैल्यू प्राइमरी की होती है, आमतौर पर आईडी रखी जाती है। ठीक है, जो भी प्राइमरी की हो
उस पर लगा दो, क्योंकि प्राइमरी की नॉट नल भी होती है और यूनिक भी होती है। ठीक है, तो उसके जरिए हमें काउंट पता चल जाएगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का। तो अगर आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स किसी स्पेसिफिक कंडीशन के या पूरे देखने हैं तो वो इस पे इस तरह से आ सकते हैं। इससे टोटल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे काउंट, या अगर हो सकता है तुम्हें स्पेसिफिक किसी कंडीशन का काउंट लगाना है, सेलेक्ट काउंट, ठीक है। यहां पर मैं रिकॉर्ड्स का काउंट उठा रहा हूं, लेकिन उसमें मैंने कंडीशन लगा दी वेयर एज इज फर्स्ट करो लेस देन 20, ठीक है। 20 से लेस देन जो एज है जिन स्टूडेंट्स की, उनका रिकॉर्ड के काउंट बता दो, यानी वो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह जो तुम्हारी सिचुएशन है उसके हिसाब से तुम काउंट यूज कर सकते हो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मालूम करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, या अगर हम कोई सम मालूम करना चाहते हैं रिकॉर्ड का, मिसाल के तौर पे फर्स्ट करो सेलेक्ट सम ऑफ, हो सकता है मार्क्स की हमने कोई फील्ड बनाई हो और हम चाहते हैं उसका सम आ जाए, तो हम इस तरह निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का या तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो है सम हम कर लें, तो तमाम इस मार्क्स के कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं सबका सम होकर हमारे पास आ जाएगा इसमें, ठीक है। सेम इस तरह हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं सेलेक्ट एवरेज ऑफ एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या मिल जाएगा, जो स्टूडेंट के टेबल के अंदर एज के कॉलम में बहुत सारे स्टूडेंट्स की एज है, तो उन तमाम एज का एवरेज हमें इस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू फाइनली हमें आउटपुट में मिल रही होगी। तो आमतौर पे इस पे से जो हमारी ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, इनके हिसाब से जितना हमने लिखा है इसमें हमें एक ही वैल्यू गिवन होगी। तो वो और है कि इसके अंदर कुछ और क्लॉज वगैरह लगाकर हम चाहें और कुछ और तरीके का यूज करें तो हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये सिंपल फंक्शन यूज करने का तरीका है, ठीक है, जिससे हम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सम और काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद एक चीज है हमारे पास, वो है एलियस या एलियसिस, जिसे आमतौर पे एएस लिखते हैं। इसकी बेसिक पहचान ये, जैसे तुमने पाइथन में यूज किया था इंपोर्ट numpy एज एनपी। इसका काम क्या होता था कि हम numpy को बार बार यूज नहीं करना चाहते तो उसको रीनेम करते हैं एक शॉर्ट फॉर्म से, ताकि हम उसे यूज कर लें, ठीक है, अपनी आसानी के लिए कह दो, या बार बार रिपीट ना करना पड़े इतना ज्यादा टेक्स्ट, तो उसके लिए कह दो। तो ये एलियासिस कहलाते हैं जो रीनेम कर देते हैं, ठीक है। ये काम इसमें भी हो सकता है। इसमें किस तरह होता है, मैंने लिखा सेलेक्ट आईडी, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। अब ये स्टूडेंट के टेबल में से आईडी के कॉलम मुझे व्यू करा देगा सारे रिकॉर्ड, लेकिन मैं चाहता हूं आईडी मुझे रिप्रेजेंट करे कि मुझे पढ़ने में आसानी हो, कि ये पता चले ये भाई स्टूडेंट आईडी है। तो मैं यहां लिख सकता हूं आईडी एज स्टूडेंट आईडी, ये कंप्लीटली लिख लूं स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा मेरे पास, इससे जो मुझे कॉलम में आउटपुट आएगा उसमें अब यहाँ आईडी नहीं लिखा होगा, बल्कि आईडी की जगह मुझे लिखा हुआ दिखेगा स्टूडेंट आईडी, ठीक है। फिर मेरे रिकॉर्ड होंगे सारे जो भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये एस के जरिए हम मल्टीपल कॉलम्स को भी रीनेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक से ज्यादा कॉलम्स को भी रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं वो भी कर देता हूं, जैसे सेलेक्ट आईडी एज स्टूडेंट आईडी, कॉमा नेम एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह मल्टीपल कॉलम्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये एस का कीवर्ड 5 जगह काम आता है। जो जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे काउंट उठाना है, जैसे मैंने यहां लिखा था थोड़ी देर पहले अभी कि सेलेक्ट काउंट ऑफ आईडी, सही है, स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहां पर मुझे काउंट और आईडी यही आउटपुट में लिखा हुआ दिखेगा, ऐसे यहां लिखा हुआ दिखेगा आउटपुट में काउंट ऑफ ब्रैकेट में आईडी। अब मुझे ये थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, मैं चाहता हूं मुझे टोटल स्टूडेंट्स के नाम से ये चीज रिप्रेजेंट हो जाए यहाँ पे, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, काउंट आईडी एज टोटल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स,
और फिर वही क्वेरी फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एस का कीवर्ड से यहां पर अब मुझे काउंट का नहीं बल्कि यहां व्यू होगा मुझे टोटल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो वो फिर एक वैल्यू कोई आ रही होगी 255 या जो भी 250। इसके बाद एक छोटी सी चीज है, वो तो तुम्हें पता ही है वैसी कि कमेंट्स किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल में मैंने शायद डिस्कस किया था या नहीं मुझे याद नहीं। अगर दो माइनस के निशान जो एक दो डैश होते हैं, अंडरस्कोर नहीं है, सिंपल डैश है, सही, अंडरस्कोर नहीं है, तो सिंपल 2 बार माइनस यूज करो, उसके बाद आप कुछ भी लिख दो, जैसे टेस्टिंग क्वेरी या उसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे क्वेरी, तो ये कमेंट्स के तौर पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, 2 माइनस 2 डैश, ये कमेंट के तौर पे काम करते हैं। ये हम बाद में भी लगा सकते हैं, यहाँ इसके बाद भी खत्म करके लगा सकते हैं फर्स्ट क्वेरी। ठीक है, इस तरह कुछ भी मैं कमेंट डाल सकता हूं 2 डैश के जरिए। इसी तरह मल्टी लाइन कमेंट होती है, तो वो सेम स्लैश और स्टेरिक, उसके बाद कुछ भी कमेंट्स वगैरह जो आपको लिखनी है यहाँ पर वो लिख दो, मल्टी लाइन। सही है, सेकंड कमेंट, फर्स्ट कमेंट, इस तरह जो भी तुम्हें लिखना है यहाँ पर वो कमेंट सारी करी और एंड में उस लाइन को से खत्म कर दिया। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। तो मल्टी लाइन, मल्टीपल लाइन में कमेंट्स अगर करनी है तो इस तरह, सिंगल लाइन कमेंट्स करनी है तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक कमेंट्स हो गए एसक्यूएल के अंदर। एक चीज इसमें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इज नल। ठीक है, हमने इज नल का इसके कीवर्ड के साथ चेकिंग के लिए जरूर लगाया था, लेकिन ये इज नल है फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, ए कॉमा बी। ठीक है, फर्स्ट करो, ए का मतलब है वो कॉलम जो कि हम देना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बी के अंदर गिवन वैल्यू, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी कॉलम के अंदर किसी एक रिकॉर्ड में या उस कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, उनमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स की, उनमें से कुछ वैल्यूज नल हैं और हम वो नहीं चाहते वो नल वैल्यू स्क्रीन पे अपीयर हो, तो हम उसमें उस कॉलम का नाम दे देंगे और उसके बाद जो वैल्यू हम वहां चाहते हैं उस नल वैल्यू की जगह रिप्लेस होकर हमें दिखे वो वैल्यू यहां दे देंगे। मिसाल के तौर पे एज के कॉलम में कुछ नल वैल्यूज हैं और मैं नहीं चाहता एज वहां पर दिखे, तो एक मिनिमम एज मैंने सेट कर दी कि वहां पर फर्स्ट करो 15 लिखा हुआ दिखे। ठीक है, या 0 दिख जाए, जो मुझे अच्छा लगे। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने क्वेरी लिखी, सेलेक्ट, नॉर्मली हम किस तरह लिखेंगे, एज और फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा, जितनी नल वैल्यूज है वो भी मुझे एज के कॉलम में व्यू होंगी, लेकिन यहां इसकी जगह मैं चाहूं तो इसे इस तरह लिख देता हूं, सेलेक्ट इज नल, और उसके अंदर ये इज नल एक साथ ही है। ठीक है, इज नल, उसके अंदर एज का कॉलम कॉमा मिनिमम एज मैं चाहता हूं इसमें फर्स्ट करो 0 आ जाए, या फर्स्ट करो मैं कहता हूं 10 एज मिनिमम तो व्यू हो फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, सिर्फ हमने उस कॉलम की जगह इज नल का फंक्शन लगा दिया। अब अगर एज के कॉलम में कुछ भी वैल्यूज अगर नल होंगी तो वो नल वैल्यूज को रिप्लेस करके 10 व्यू करा दिया जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं हम उसे 1 से रिप्रेजेंट कर दें या 0 लिखा हुआ दिखा दें, जो भी हम रिक्वायर्ड वैल्यू चाहते हैं तो वो हम उस जगह दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू अगर कोई भी वैल्यू नल वैल्यू आ रही है तो उसकी जगह रिप्लेस करके ये दिखा देगा। तो ये बहुत यूजफुल होता है खास जगह, खासकर जहां पर कैलकुलेशंस करनी होती है। ठीक है ना, अरे कैलकुलेशन से एक बात याद है, इसमें हम कुछ कॉलम्स को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर फर्स्ट करो कहता हूं कि सेलेक्ट मार्क्स हैं फर्स्ट करो स्टूडेंट के, ठीक है ना, तो मैं मार्क्स के जरिए हो सकता है उसका कुछ कैलकुलेशन करवाना चाहता हूं, तो मैं यहां पर नॉर्मली मार्क्स व्यू करा दूंगा। ठीक है, मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट के, ठीक है, मार्क्स 1 और मार्क्स 2, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, अलग अलग कॉलम है वो। ठीक है, तो मैं उन्हें व्यू कराऊंगा तो मैं कैसे लिख दूंगा, मार्क्स 1 और 2 फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये मार्क्स 1 और मार्क्स 2 2 कॉलम है स्टूडेंट के टेबल के अंदर।
दो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, अब मैं इन दोनों का सम करना चाहता हूं। तो एक आसान तरीका ये है कि मैं इसमें खुद से ही यहां पर व्यू करवाना चाहता हूं कि मैं मार्क्स 1 व्यू हो जाए पहले, कॉमा मार्क्स 2 हो जाए व्यू, ठीक है 2 कॉमा, और उसके बाद उन दोनों का सम आ जाए। तो सम लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मार्क 1 प्लस मार्क 2 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, शर्त ये दोनों इंटीजर वैल्यू हो, ठीक है ना। तो इंटीजर वैल्यूज दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, और फिर उसके बाद मैंने कह दिया फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो मुझे जो व्यू आएगा रिजल्ट, वो वहां पर क्या आएगा, मेरे पास एक ऐसा कॉलम बना हुआ होगा, उसमें मुझे पहले व्यू होगा मार्क 1, फिर व्यू होगा मार्क 2, और फिर इसी तरह लिखा होगा मार्क 1 प्लस मार्क 2। अब फर्स्ट करो यहाँ फर्स्ट करो 70 मार्क्स हैं, यहाँ पर 60 हैं, तो यहाँ पर 130 आ जाएगी, ऑटोमेटिकली उसका सम व्यू हो जाएगा। तो ठीक है, वो और बात है, मैं इसको व्यू कराना चाहता हूँ किसी और फील्ड से रिप्रेजेंट करना, तो मैं एस का कीवर्ड यूज कर सकता हूँ यहाँ पे कि मार्क 1 और 2 के लिए, कॉमा के बाद है ना, ये मार्क 1 और प्लस मार्क 2 को रिप्रेजेंट किया जाए एस टोटल। अब ये टोटल के तौर पे व्यू होगा फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर अब क्या यूज होगा, यहां पर अब टोटल से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि मैंने एस का कीवर्ड यूज करके यहां टोटल कर दिया, ठीक है भाई। तो जहां इस तरह हम कोई भी कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह सब कर सकते हैं कुछ मल्टीपल कॉलम्स के दरमियान, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है भाई। इसके बाद एक चीज और है, वो और देख लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, इंसर्ट की क्वेरी को यूज करेंगे हम, मतलब डाटा इंसर्ट करने के लिए। अब हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स वैल्यू नहीं देंगे, बल्कि एक टेबल से वैल्यू उठाकर दूसरे में इंसर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने यूज किया था इंसर्ट इनटू, और फिर हमने यहां पर वैल्यूज यूज करी थी, ठीक है ना, और कॉलम्स के नाम भी दे दिए थे शुरू में। अगर फर्स्ट करो आईडी है, एज है और नेम है, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया था यहाँ पे वैल्यूज, और फिर वैल्यूज गिवन दे दी 2, 20 और एबीसी जो भी नाम। ये इंसर्ट की क्वेरी है, इंसर्ट इनटू, सॉरी टेबल का नाम भी तो आएगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के टेबल में इन कॉलम्स में मैंने ये वैल्यूज इंसर्ट करवा दी। ये तो एक इंसर्ट की बेसिक क्वेरी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहता हूं ये जो वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी एक टेबल से उठ के चली जाए, तो मुझे एक एक करके वैल्यूज नहीं डालनी है। उस टेबल में हो सकता है 8, 10, 15, 50 जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो सारी वैल्यूज इसमें इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। और मैं उस टेबल की सारी वैल्यूज नहीं उठाऊंगा, बल्कि इनकी वही वैल्यूज उठाऊंगा जिसमें मैं वैल्यू डलवाना चाहता हूँ। तो मैं उसे किसी एक टेबल से भी डाटा उठवा सकता हूँ। यहां तक का काम तो वैसे ही होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। जाहिर बात है, दोनों टेबल अलग अलग अगर होंगे तो उनके कॉलम सेम तो होंगे नहीं, तो हमें कॉलम को मेंशन करना पड़ेगा आईडी, एज और नेम में, ठीक है। उसके बाद यहां वैल्यूज की जगह मैं लिख दूंगा सेलेक्ट की क्वेरी, जिस तरह हम नॉर्मल एक सेलेक्ट की क्वेरी लगाते हैं। तो ये इंसर्ट इनटू सेलेक्ट कहलाता है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम्स नेम, उसके बाद वैल्यूज की जगह यहां पर हमने सेलेक्ट, और जो कॉलम्स हमें उठाने, फर्स्ट करो वहां दूसरे टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी है या पर्सन आईडी है, कोई नए नाम है कॉलम के, ठीक है ना, पर्सन आईडी, पर्सन एज और पर्सन नेम फ्रॉम पर्सन का एक टेबल है, उससे मैंने डाटा उठा लिया, ठीक है। कोई पर्सन का टेबल है, उससे मैंने सेलेक्ट कॉलम्स देके पर्सन से रिकॉर्ड उठवा लिए सारे, वो सारे के सारे इसमें। तो ये भी एक तरीका है इंसर्ट करने का। इसमें हमें 1 बाय 1 रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करने पड़ते, बल्कि अगर एक टेबल में फर्स्ट करो 200 रिकॉर्ड्स हैं, तो वो एक ही वक्त में एक ही क्वेरी के जरिए इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये एक टेबल से डाटा उठाकर दूसरे टेबल में, शर्त ये है कि ये कॉलम्स की डाटा टाइप सेम हो, सही है, और हम गिवन दे दें कॉलम्स जो हमें यहाँ से उठाने। ऐसा नहीं कि सेलेक्ट स्टेरिक की क्वेरी डाल के सब रिकॉर्ड उठवा दिए और सब इंसर्ट लगा दिए, इस तरह नहीं होगा। हमें मेंशन करने पड़ेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो फिर वो डाटा एक्चुअल में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये भी एक इंसर्ट की क्वेरी को यूज करने का अच्छा तरीका है, जो काफी यूजफुल होता है। तो ये भी तुम कर सकते हो इंसर्ट इनटू सेलेक्ट के जरिए, ठीक है भाई। एक चीज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बाद में बहुत काम भी आएगी, और वो है बस ये लास्ट चीज है इसमें, इसे कहते हैं ग्रुप बाय।
मिसाल के तौर पे तुमने जो भी यूज किया था यहां पर सेलेक्ट काउंट ऑफ आईडी, ठीक है। अब फर्स्ट करो मेरे पास एक टेबल है जिसमें या चलो यही सही है ना, आईडी काउंट आईडी है, ठीक है भाई। और नॉर्मली मैंने किस तरह किया था, ये फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के लेवल से आईडी का तमाम का काउंट उठवा लिया, इसका मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे पता चल गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड के साथ मुझे कैटेगरी के साथ पता चले कि जिन एजेस के हिसाब से ग्रुप्स बन जाए, कि पता चले इस एज के कितने स्टूडेंट हैं, इस एज के कितने स्टूडेंट हैं। इस वाली क्वेरी का आउटपुट एक होगा मेरे पास, और वो कुछ इस तरह लिखा होगा काउंट आईडी, और यहाँ लिखा होगा फर्स्ट करो 200 या जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं ये मुझे कैटेगरी ग्रुप में डिवाइड करके दिखाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो इसके अंदर कॉलम, इसके अलावा कॉमा करके एक दूसरा भी ऐड करना पड़ेगा एज का, ठीक है, क्योंकि एज के हिसाब से मुझे कैटेगरी देनी है। और उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन इसके बाद मुझे एक कमांड जो आगे इसके एक्सटेंड करना पड़ेगा, मैं नीचे लिख रहा हूं, वो है ग्रुप स्पेस देके बाय एज। ये ग्रुप बाय का कीवर्ड क्या करेगा, ये कमांड इसकी ग्रुप बाय ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, इससे यहां पर काउंट आईडी तो हमें मिल ही रहा था, लेकिन हमने एज भी मालूम कर लिया, साथ साथ काउंट आईडी के साथ मुझे एज भी पता चले। लेकिन एज के अंदर मैंने कंडीशन ये लगा दी कि ग्रुप बाय एज हो जाए। ग्रुप बाय एज का मतलब है वो हर एज को पहले अलग अलग सॉर्ट करेगा, ये 20 एज के कितने हैं, 19 एज के कितने हैं, 80 के कितने हैं, सॉरी 18 के कितने हैं, और 21, 22 हर का अलग अलग कैटेगरी अलग करेगा। और उन 21 एज वाले कितने हैं, उन सबका काउंट एक जगह, 19 एज वाले कितने हैं, उन सबका काउंट किया वो एक जगह। तो आउटपुट कुछ इस शक्ल में आएगा हमारे पास, जिसमें हमें दो कॉलम व्यू हो रहे होंगे, एक में काउंट आईडी जो कि यहां भी हो जाएगा, ये पहले होगा वैसे, और दूसरे में हमारे पास एज। तो हमें कुछ इस तरह गिवन होगा कि 20 एज वाले फर्ज करो 15 स्टूडेंट्स हैं, 19 एज वाले फर्ज करो 15 हो गए, 21 एज वाले 14 हैं, इस तरह करके हमें कैटेगरी के हिसाब से व्यू होने लगेगा। तो ये ग्रुप आईडी कमांड दरअसल ये करती है कि वो किसी एक स्पेसिफिक जिसके हिसाब से कॉलम से हमने ग्रुप किया है उसके हिसाब से टोटल काउंट बता देता है। अब वो जरूरी नहीं है काउंट हो, मैं इसकी जगह सम लिख सकता हूं, जो हमने मिनिमम निकाल दूं, एवरेज निकाल दूं, जो फंक्शन हमने पढ़े वो सब हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। लेकिन ये काउंट या जो एग्रीगेट फंक्शन, आमतौर पे ये एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं, जो समेशन या सम अप काम कर रहे होते हैं सारे, ठीक है ना, कलेक्शन के ऊपर। तो इन एग्रीगेट फंक्शंस के साथ मैं ये यूज कर सकता हूं ग्रुप बाय। इससे मुझे फायदा क्या होगा, कैटेगरीज के हिसाब से मुझे व्यू होंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको। तो इसके बाद एक चीज इसमें ऐड कर लेते हैं, वो है कि अगर मैं चाहता हूं इसमें स्पेसिफिक कंडीशन आ जाए, मिसाल के तौर पे सेलेक्ट काउंट आईडी कॉमा एज, यही पूरी चीज लिखी मैंने, फ्रॉम स्टूडेंट्स, और यहां लिख दिया ग्रुप बाय एज, ठीक है। यहां तक तो सेम ही है, लेकिन मैं इसमें एक कंडीशन भी दे देता हूं कि वेयर, मतलब वो उन्हें तो काउंट करे लेकिन उसके साथ कोई कंडीशन भी देना चाहता हूं, वो मैं किसी भी कॉलम से दे देता हूं, वेयर आईडी, या फर्स्ट करो मैं कहूं वेयर आईडी इज लेस देन 50, बस 50 से लेस देन जो आईडी की वैल्यू है उन्हें ही इंक्लूड किया जाए, और साथ साथ उन्हें इस हिसाब से ग्रुप कर दिया जाए, ठीक है ना भाई। तो इसमें हम कोई कंडीशन भी दे सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है ना हम ऐसा करने के लिए, क्योंकि हमने काउंट एग्रीगेट फंक्शन भी यूज किया और ग्रुप बाय का जो कीवर्ड है वो यूज करने के बाद उसे एक साथ कलेक्शन में कैटेगरी में डिवाइड भी कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ वेयर का कीवर्ड इस तरह यूज नहीं कर सकते। तो ये याद रखना हमेशा, वेयर का क्लॉज नॉर्मल कंडीशंस में हमेशा चलेगा, लेकिन जब भी हम ग्रुप बाय यूज करेंगे तो ग्रुप बाय के साथ वेयर की जगह हम यूज करेंगे हैविंग, HAVING, हैविंग, हैविंग कह लो या हैविंग कह लो। तो ग्रुप बाय और हैविंग एक साथ यूज होते हैं हमेशा, यानी नॉर्मली एसक्यूएल के अंदर तुम्हें सेलेक्ट के अंदर अगर कोई वेयर का क्लॉज लगाना तो तुम लगा सकते हो, लेकिन जब भी ग्रुप बाय यूज करेंगे तो उसके साथ हैविंग यूज करेंगे, फिर वेयर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये मेन एक क्वेरी है जिसके जरिए हम कंडीशन भी लगा सकते हैं और ग्रुप भी कर सकते हैं कैटेगराइज। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स क्वेरीज कुछ हम चला के देखेंगे लैब में अभी,
तो और डिटेल में आइडिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम्हें। अगर इसमें कोई इशू है तो इतना मुश्किल नहीं है, मेन चीज ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं, इनमें अगर कैटेगरीज में डिवाइड करना हो कि भाई काउंट तो बताए लेकिन इनके हिसाब से बताए, तो उन्हें ग्रुप बाय में वो कॉलम दे दो। लाजमी सी बात है वो यहाँ पर व्यू करवा रहे हैं वहां कॉलम, तो इसलिए हमने कॉमा करके वो शो भी कर दिया। और अगर उनमें भी हम कोई मजीद कंडीशन देना चाहते हैं तो हम वेयर की तरह यूज करेंगे, लेकिन वेयर की जगह हैविंग का कीवर्ड यूज कर लेंगे बस। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर एक तरीका है जिसके जरिए हम एसक्यूएल की सेलेक्टिव क्वेरी से काउंट वगैरह भी उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट की स्पेलिंग मैंने ज्यादा लिख दी है, सी और टी है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई इशू हो तो पूछ लेना फिर, बाकी लैब टास्क करेंगे तो और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।